नमस्कार साथियों। राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में पढ़ रहे थे हम, और जो हमारी पिछली कक्षा थी उसे पिछली कक्षा में हमने मेवाड़ रियासत के अंतर्गत होने वाले प्रजामंडल और उन प्रजामंडलों से जुड़े हुए जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, ये हम कह सकते हैं कि जो उन प्रजामंडलों से जुड़े हुए जो अन्य राजनीतिक संगठन है उनके बारे में हम चर्चा की थी। जब हम मेवाड़ के अंतर्गत प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में पढ़ने जा रहे थे कल, तो हमने उसी समय इस बात का एक प्रकार से हमने विचार किया था, चर्चा की थी हमने कि हम 24 अप्रैल 1938 उस तारीख से हम नहीं पढ़ेंगे इस प्रजामंडल को जहां से हमें मेवाड़ प्रजामंडल गठित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके प्रथम अध्यक्ष आपके बलवंत सिंह मेहता बन रहे हैं, उपाध्यक्ष गुरुलाल भैया बन रहे हैं। इस प्रजामंडल के गठन के अंतर्गत हमें माणिकलाल वर्मा की केंद्रीय भूमिका नजर आती है। हमने इस पूरे प्रजामंडल को राणा फतेह सिंह के कार्यकाल से शुरुआत की, जहां हमने सबसे पहले देखा कि किस तरह से महाराणा फतेह सिंह के अंतर्गत ब्रिटिश विरोधी जो आपके विचार हैं वो निरंतर आपके विकसित होते जा रहे थे, और उसी विचारों से प्रभावित होते हुए उन्होंने किस प्रकार से आपके मेवाड़ के अंतर्गत ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां करने का आपके काम किया। फिर हमने मेवाड़ के अंतर्गत स्थापित होने वाले कुछ राजनीतिक संगठन, जैसे हमने विद्या प्रचार सभा के बारे में देखा, मित्र मंडल के बारे में हमने देखा, प्रताप सभा के बारे में बातचीत की, किस प्रकार से फिर प्रताप जयंती बनाई गई, हल्दी घाटी मेलों का आयोजन करके राजनीतिक जन जागरण करने का कार्य किया गया, किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले जो नमक सत्याग्रह है, से विनय अवज्ञा आंदोलन है, उसकी सहभागिता हमें मेवाड़ के अंदर दिखाई दी। उन सारी घटनाओं से होते हुए फिर हमने अंत में 1938 के अंतर्गत हमने मेवाड़ प्रजामंडल के गठन की प्रक्रिया को देखा, और हमने ये भी पढ़ा था कि 1939 में विजयदशमी के दिन से ही फिर आपके एक तरह से मेवाड़ के अंतर्गत राजनीतिक आंदोलनों की शुरुआत हो जाती है। कई सारे नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें हमने कुछ महिलाओं के नाम भी पढ़े। हमने माणिकलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी के नाम पढ़ा, उनकी पुत्री स्नेहलता के बारे में पढ़ा, प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी के बारे में पढ़ा, रमेश चंद्र की पत्नी हमने रमा देवी के बारे में पढ़ा। तो इन सब ने गिरफ्तारी दी है, और फिर हमने देखा था कि महात्मा गांधी जी के आह्वान पर इससे आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, और जैसे ही आपके राष्ट्रीय स्तर पर भारत छोड़ो आंदोलन हमें पतन की ओर दिखाई देता है, एक प्रकार समाप्ति की ओर दिखाई देता है, तो कई सारे राष्ट्रीय नेताओं को भी रिहा किया गया था, और उसी के साथ में मेवाड़ के अंदर भी जो राजनीतिक व्यक्तित्व है उनको भी रिहा कर दिया गया। अब हम जो 1940 के बाद जो घटनाएं हैं, 1940 से लेकर मेवाड़ के जो हमारे राजपूताना के अंदर जो एकीकरण की प्रक्रिया है, इस एकीकरण की प्रक्रिया तक जो भी गतिविधियां हैं उन सब हम देखें। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जो एकीकरण से जुड़ी प्रक्रियाएं हैं जिसमें हमने एक अलग से क्लास ली है। जब हमने राजस्थान के अंदर एकीकरण की प्रक्रिया को पढ़ा था तो वहां बड़े विस्तृत तरीके से हमने मेवाड़ किस प्रकार से आपके अगस्त 1947 का अंदर भारतीय संघ का आपके भाग बना, फिर 18 अप्रैल 1948 में किस प्रकार से वो राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल हुआ, वो सारी घटनाएं हमने वहां पर पढ़ दी है। तो अगर आपको थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप उस क्लास को जाकर देखेंगे तो और चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएगी, और चीजें आपको समझ में आएगी। जैसे विद्यार्थियों आपके मेवाड़ के कार्यकर्ताओं को रिहा किया गया, रिहा करने के उपरांत क्या स्थिति हमें दिखाई देती है मेवाड़ के अंदर। जैसे ही आपके रियासतों को रिहा किया गया, कार्यकर्ताओं को रिहा किया गया, तो सबसे पहले उन्होंने मेवाड़ के अंतर्गत जो बेगार व्यवस्था है, जो ब्लेट प्रथा है, उसका विरोध किया। एक प्रकार से लोगों को एकजुट करने के लिए, लोगों के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, उनके अंतर्गत राजनीतिक अधिकारों की मांग सशक्त रूप से आपके उठाने के लिए जो उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको प्रजामंडल ने उठाना शुरू कर दिया, एक प्रकार से रचनात्मक कार्य करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है बेगार व्यवस्था से। मेवाड़ के अंतर्गत बेगार व्यवस्था का प्रचलन था, ब्लेट व्यवस्था का प्रचलन था, और मेवाड़ प्रजामंडल ने, क्योंकि इस समय मेवाड़ प्रजामंडल पर आपके एक प्रकार से रोक लगी हुई थी, उसे अवैध घोषित किया हुआ था, तो उसने राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लिया, लेकिन इस प्रकार के सामाजिक मुद्दे उठाकर लोगों को जागृत करने का काम किया। और इसका फायदा भी हमें दिखाई देता है जब ये दोनों व्यवस्थाएं विद्यार्थी मेवाड़ के अंतर्गत गैर कानूनी घोषित कर दी जाती है। इस तरह से जो मेवाड़ रियासत है, उस मेवाड़ रियासत में हमें मेवाड़ प्रजामंडल की एक प्रकार से पहली नैतिक विजय दिखाई देती है, जहां पर बेगार व्यवस्था और ब्लेट व्यवस्था को आपके गैर कानूनी घोषित कर दिया। निरंतर मेवाड़ के अंतर्गत एक तरह से आपके उत्तरदेश शासन की मांग बढ़ रही थी। 1940 में मेवाड़ महाराणा ने एक घोषणा की
कि जो उदयपुर क्षेत्र है उस उदयपुर क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका की स्थापना की जाएगी और उसके लिए कुछ सीमित स्तर पर चुनाव भी करवाए जाएंगे। लेकिन जो नगर पालिका बनने वाली थी उसके अंदर दो प्रकार की व्यवस्थाएं थी, उसमें मनोनीत सदस्य भी थे, उसमें निर्वाचित सदस्य भी थे। लेकिन महाराणा पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन स्थापित करने से बच रहे हैं, तो उन्होंने मनोनीत सदस्यों की संख्या इस नगर पालिका के अंदर ज्यादा रखी और इस बात का विरोध मेवाड़ के प्रजामंडल ने किया। उन्होंने अपना विरोध प्रकट करवाया, अपना विरोध दर्ज करवाया कि जब आप उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहते हैं, एक लोकतांत्रिक संस्था की निर्माण करना चाहते हैं, तो फिर इस प्रकार से मनोनीत सदस्यों का आपके बहुमत रखने से क्या फायदा। और क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल अभी भी गैर कानूनी है, उनको अवैध घोषित कर रखा है, तब आपके मेवाड़ प्रजामंडल ने कुछ रचनात्मक कार्य भी किए हैं और उन रचनात्मक कार्यों का उद्देश्य केवल एक ही था कि आने वाले समय के अंदर जो राजनीतिक गतिविधियां होगी, उस आने वाले समय की राजनीतिक गतिविधियों से लोगों को जोड़ने के लिए पहले से इस प्रकार कार्य किए जाए ताकि लोग उन गतिविधियों के लिए स्वयं को तैयार कर सके। और ऐसा हुआ भी। मेवाड़ प्रजामंडल ने गांधी जयंती मनाई, मेवाड़ प्रजामंडल ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन किया। और एक यहाँ पर हमें एक महत्वपूर्ण बात नजर आती है कि मेवाड़ प्रजामंडल ने एक ऐसे वाद विवाद एक ऐसी प्रतियोगिता आपके आयोजित करवाई जिसका विषय था हस्तशिल्प बनाम मशीन। ये थोड़ा सा हमें अलग सा एक नाम नजर आ रहा है और आप इसे ध्यान रखेंगे कि हस्तशिल्प बनाम मशीन जो आपकी प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, संवाद प्रतियोगिता है, इसका आपके एक प्रकार से आयोजित करने का श्रेय मेवाड़ प्रजामंडल को है। इसमें लिखा हुआ सा आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। इसमें जो हस्तशिल्प है और जो मशीनीकरण की प्रक्रिया है उसके बीच में किस प्रकार से संबंध स्थापित हो रहे हैं, उन दोनों से किस प्रकार से मेवाड़ की जनता प्रभावित हो सकती है, मशीनीकरण कैसे हस्तशिल्प से जुड़ी व्यवसायों को आपके नष्ट करती हुई जा रही है। और क्योंकि गांधी जी स्वयं भी हस्तशिल्प हाथ से कार्य करने के समर्थक थे, तो उनसे जुड़े इनके लाभ और उनके हानियों पर एक चर्चा की गई थी ताकि लोगों को एकत्रित किया जा सके, लोगों को एकजुट किया जा सके। तो आप देखेंगे किस प्रकार से जब प्रजामंडल के नेताओं को रिहा किया गया है, प्रजामंडल पर आपके एक प्रकार से बैन भी लगा हुआ है, उस समय भी कहीं ना कहीं प्रजामंडल निश्चित रूप से हमें राजनीतिक गतिविधियों की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न होता नजर आ रहा है। हालांकि उनकी भूमिका सामाजिक स्तर पर ज्यादा तेज है। मेवाड़ रियासत ने भी समझौते की बात की। उनको भी लगा कि इस प्रकार से निरंतर अगर प्रतिरोध चलता रहेगा, संघर्ष चलता रहेगा, तो उसको उस वजह से मेवाड़ की सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अब इस प्रतिरोध को शांत करने के लिए विद्यार्थी कुछ कार्य किया गया मेवाड़ की सरकार की ओर से। तो जो मेवाड़ की जो रियासती सरकार है उसने यहाँ पर दो घोषणाएं की। बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह जी, जिनके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, थोड़े से मिश्रित स्वभाव के व्यक्ति थे, निरंकुश स्वच्छतारी तो थे, लेकिन उनको इस बात का भी ज्ञान था कि आने वाले समय राजनीतिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक संस्थाओं का होगा। उन्होंने स्वयं डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा था कि आने वाला समय ऐसे ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का समर्थन करने वाले व्यक्तियों का होगा। जब आपके जयनारायण व्यास आर्थिक दुर्दशा से गुजर रहे थे, तब उनकी मदद करने का आपके एक प्रकार से प्रयास गंगा सिंह जी ने किया था। और यहीं पर विद्यार्थियों गंगा सिंह जी की सलाह पर मेवाड़ के अंदर जो धर्मनारायण काक है, जो प्रधानमंत्री है, उनकी जगह नए प्रधानमंत्री की घोषणा की गई। मैंने तो पिछली क्लास पढ़ाई था, धर्मनारायण काक मेवाड़ के प्रतिक्रियावादी आपके एक प्रकार से प्रधानमंत्री थे और गंगा सिंह जी की सलाह पर एक नए प्रधानमंत्री का यहाँ पर नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है विजय राघवाचारी। आपने खूब इनका नाम सुना होगा और जब आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक काल का इतिहास पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, तो इनका नाम समय समय पर आपके सामने आता है। तो अब मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री की भूमिका है वो विजय राघवाचारी निभाएंगे। एक प्रकार से इनको दीवान बना दिया गया है, प्रधानमंत्री बना दिया गया है। विजय राघवाचारी निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के समर्थक थे। तो एक प्रकार से प्रजामंडल की बहुत बड़ी जीत थी। जहां धर्मनारायण काक प्रतिक्रियावादी है, निरंकुशवादी है, स्वच्छतारी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, उनको हटा दिया गया है और प्रजामंडल से रिश्ते बेहतर करने के लिए मेवाड़ सरकार ने थोड़े से एक हम कह सकते हैं मध्यम मार्ग के व्यक्ति विजय राघवाचारी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसी समय विद्यार्थी महाराजा जो भोपाल सिंह, उन्होंने अपने जन्मदिन पर 22 फरवरी आपके जो समय है और जन्मदिन के अवसर पर मेवाड़ प्रजामंडल से एक प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि प्रतिबंध लगाया गया उसको हटा दिया गया। तो फरवरी 1941 के आसपास में, फरवरी 1941 में जो प्रतिबंध मेवाड़ प्रजामंडल पर लगाए गए हैं, उन सारे प्रतिबंधों को हटा दिया गया और मेवाड़ प्रजामंडल ने भी एक बार स्वीकार कर लिया कि वो जो सोसाइटी अधिनियम है मेवाड़ के अंतर्गत,
उसके तहत अपना आप पंजीकृत करवाएंगे। तो आप देख रहे हो विद्यार्थियों, 1940 के बाद में जो आपकी प्रक्रिया आपको नजर आ रही है, सामाजिक सुधारों का कार्य मेवाड़ प्रजामंडल कर रही है और कुछ आपके कदम मेवाड़ सरकार, रियासती सरकार भी बढ़ा रही है। और इसका परिणाम ये निकला कि एक समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री के पद पर एक सकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति को नियुक्त किया गया, आधुनिक विचारधारा वाले व्यक्ति को नियुक्त किया और साथ ही मेवाड़ प्रजामंडल पर लगाए गए प्रतिबंध को भी हटा दिया गया। अब इसका फायदा क्या हुआ? तो 1941 नवंबर 1941 को ही मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जो मेवाड़ प्रजामंडल का जो गठन है वो तो 1938 में हो चुका है, लेकिन समय समय पर उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, तो उसका अधिवेशन कभी हो ही नहीं पाया। और फिर आपके विद्यार्थी 1941 में जब प्रतिबंध हटाया गया पूर्ण रूप से, तब जाकर विद्यार्थी उदयपुर के अंतर्गत मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता करने वाले और कोई नहीं है विद्यार्थी, माणिकलाल वर्मा। क्योंकि उस समय यही आपके एक प्रकार से हमें केंद्रीय नेतृत्व संभालते नजर आ रहे हैं, तो माणिकलाल वर्मा जी को यहाँ पर इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह हो सकती है कि यहाँ पर दो राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व ने भाग लिया था। आपने नाम सुना होगा आचार्य कृपलानी, आपने नाम सुना होगा विजयलक्ष्मी पंडित। इस अधिवेशन का जो आप पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रियाओं का उद्घाटन करने का कार्य विद्यार्थियों आचार्य कृपलानी जी ने किया था। और इस अधिवेशन में खादी की प्रदर्शनी लगाई गई थी। खादी जो राष्ट्रवाद का प्रतीक थी, देश प्रेम का प्रतीक थी, उस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने का कार्य विजयलक्ष्मी पंडित जी ने किया था। तो हमें यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के दो व्यक्तियों का सम्मिलित होना नजर आ रहा है। एक तो आचार्य कृपलानी, तो इनका नाम आप याद रखेंगे, अक्सर परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और जो दूसरा हमें नाम आता है विजयलक्ष्मी पंडित, तो इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे। आपने ऐसी ही बात जब 1931 में मेवाड़ मारवाड़ राज्य लोक परिषद अधिवेशन हुआ था पुष्कर के अंतर्गत, तब भी आपने ये बात वहां समझी थी। जो चांदकर्ण सारदा की अध्यक्षता में हुआ था, वहां पर मणिलाल कोठारी, काका कालेलकर और कस्तूरबा गांधी जैसे राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व नजर आए थे। तो राजस्थान के अंदर जो अधिवेशन हो रहा है, उस अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर का कोई व्यक्तित्व भाग लेता है, तो ये उस समय की बहुत बड़ी बात है। वर्तमान समय की बहुत बड़ी बात है जब स्थानीय स्तर पर कोई बैठक होती है, कोई अधिवेशन होता है और राष्ट्रीय स्तर के चर्चित चेहरों से भाग लेते हैं, तो जाहिर सी बात है सुर्खियां बनती है। इसमें आम लोगों के अंतर्गत एक नया उत्साह पैदा होता है, एक नया संचार पैदा होता है। और हमें दिखा भी, जब आप किस प्रकार से राष्ट्रीय व्यक्तित्व भाग लेते हैं, तो संगठन के लोग और मजबूत हुए और एकत्रित हुए। यहाँ पर आपके उत्तरदायी शासन की मांग का प्रस्ताव पास किया गया और संगठन भी आपके मजबूत हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में 1938 के आसपास में मेवाड़ के अंतर्गत एक नए व्यक्तित्व हमारे सामने आई है विद्यार्थियों। जब आप राजस्थान के मुख्यमंत्री पढ़ते हैं, तो वहां पर आपके सामने नाम नजर आता है मोहनलाल सुखाड़िया। और 1938 के आसपास में विद्यार्थियों, इस पूरे प्रजामंडल में जो एक युवा है और राजनीतिक अंदर चर्चित चेहरे के रूप में आपके उभर रहे हैं, उनका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया। 1938 में इन्होंने इंदुबाला से एक प्रकार से अंतरजातीय विवाह करके मेवाड़ के अंतर्गत खलबली मचा दी थी। क्योंकि उस समय का समाज रूढ़िवादी है, परंपरावादी है, नियमों से जकड़ा हुआ है। और उस समय इंदुबाला से अंतरजातीय विवाह करके पूरे मेवाड़ रियासत के अंतर्गत जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से चर्चित हो गए थे, वो थे विद्यार्थी मोहनलाल सुखाड़िया। आजादी के उपरांत भी आप देखते हो कि मोहनलाल सुखाड़िया की प्रभावी भूमिका रहती है राजस्थान की राजनीति में। जब आप पढ़ते हो कि 1954 से लेकर 1971 के बीच में लगातार 17 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर जो व्यक्तित्व रहे हैं, वो और कोई नहीं विद्यार्थी, मोहनलाल सुखाड़िया हैं। आप इस बात को भी याद करने का प्रयास करते हो कि सबसे लंबे समय तक लगातार इस पद पर रहने वाले व्यक्तित्व भी और कोई नहीं है, वे मोहनलाल सुखाड़िया ही है। कर्नाटक बात कर लीजिए, आप आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, तमिलनाडु की बात कर लीजिए, इन राज्यों की राज्यपाल के पद पर भी रहे थे। 1980 में ये आपके उदयपुर से सांसद भी बने थे। आधुनिक राजस्थान के इनको निर्माता कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को, क्योंकि 1938 के आसपास ये बड़े चर्चित चेहरे थे मेवाड़ प्रजामंडल में। इसलिए इनसे जुड़ी बातें जो मुझे पता थी, सामान्य जानकारी आपको भी होगी, इसलिए मैंने बता दी ताकि चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। तो ये है विद्यार्थियों 1940 के आसपास की घटनाएं। 1942 में राष्ट्रीय स्तर पर फिर एक बहुत बड़ी घटना हमें नजर आती है, और वह है विद्यार्थियों अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन। और आपने इस संबंध में कई सारी बातें पढ़ी है। हर हमारे राजस्थान का जो प्रजामंडल है, वो कहीं ना कहीं इस अगस्त क्रांति से जुड़ता हुआ नजर आता है किसी न किसी रूप में। एक हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले
कि जो आपके राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं होती हैं और जो क्षेत्रीय स्तर पर जो घटनाएं होती हैं, जब उनमें कोई जुड़ाव होता है ना, तो एक नवीन आपके शक्ति का, एक नवीन विचारों का संचार होता है। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने ये भी देखा था, जब 1930 का नमक सत्याग्रह हुआ था तो उसमें सबसे प्रभावी भूमिका हमें मेवाड़ प्रजामंडल या फिर कह सकते हैं मेवाड़ रियासत के जो आम कार्यकर्ता हैं उनकी सहभागिता नजर आती है। उस समय भी कई सारे ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने गिरफ्तारियां दी थी नमक सत्याग्रह के दौरान। अब 1942 के अंदर जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया जा चुका है, जहां पर ब्रिटिश प्रांतों और तहसील रियासतों के लोगों से आह्वान किया गया है कि वो संगठित होकर ब्रिटिश नीतियों का प्रतिरोध करें, जो सामंती जो आपके सरकार है उनका प्रतिरोध करें और उत्तरदायी शासन की मांग करें। तो अगस्त क्रांति के तहत 8-9 अगस्त को जब आपकी बैठक होती है बंबई के अंतर्गत, तो उसमें प्रजामंडलों के मुखियाओं को, अध्यक्ष को बुलाया जाता है। और उस समय क्योंकि माणिकलाल वर्मा ही अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे, तो इनको आके मुंबई बुलाया गया। और वहां पर कहते हैं कि इंदौर के इनके एक साथी थे, उन्होंने आपके माणिकलाल वर्मा से पूछा था कि आपका क्या नजरिया है 1942 की अगस्त क्रांति को लेकर। तो बड़ा ही रोचक जवाब देते हैं विद्यार्थी माणिकलाल वर्मा। उनका कहना था कि हम तो मेवाड़ी हैं और हम तो पुराने समय से ही हर हर महादेव बोलते आए हैं और इस बार भी हर हर महादेव बोलेंगे और इस आंदोलन के अंदर सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कहते हैं कि जो माणिकलाल वर्मा है उनको इस बात का आभास हो चुका था कि जैसे वो मेवाड़ पहुंचेंगे वापस तो शायद उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो मध्य प्रदेश के जो नीमच और रतलाम वाला क्षेत्र है वहीं पर उन्होंने मेवाड़ के कार्यकर्ताओं को एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा। और 1942 के आंदोलन में मेवाड़ की क्या भूमिका रहेगी, कौन किस स्थिति के अंदर कार्य करेगा, ये सारी बातें उन्होंने इस पत्र में आपकी रेखांकित कर दी थी। इनको संदेह हो गया था कि जैसे ये मेवाड़ पहुंचेंगे तो उनको गिरफ्तार तो कर ही लिया जाएगा। इससे पहले ही एक प्रकार से उन्होंने इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा तय कर दी थी और जो इनका संदेह है वो गलत साबित नहीं हुआ। और जैसे ही विद्यार्थी ये पहुंचते हैं और 20-21 अगस्त 1942 के आसपास सबसे पहले माणिकलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस आंदोलन के दौरान तो सबसे पहले हमें गिरफ्तारी नजर आती है, माणिकलाल वर्मा की नजर आती है। और फिर एक लाइन लग जाती है विद्यार्थी 1942 के अंतर्गत मेवाड़ में जो व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं। मोतीलाल तेजावत, जब आप पढ़ते हो भील आंदोलन के समय, उनको भी 1942 के आंदोलन में गिरफ्तार किया था। आपने कल नाम पढ़ा था प्यारचंद बिश्नोई, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। बलवंत सिंह मेहता, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और सबसे रोचक बात, जो माणिकलाल वर्मा की पत्नी है नारायण देवी, उनको फिर से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस बार कुछ अजब सी घटना घटित हुई। इनके एक पुत्र थे 6 महीने के दीनबंधु। ये दीनबंधु वही है जो आगे चलकर राजस्थान से सांसद भी बनते हैं और एमएलए भी बनते हैं। इनको भी आपके एक प्रकार से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब नारायण देवी जेल में जाती है तो अपने 6 माह के पुत्र के साथ जाती है, इनके साथ। उनकी एक और पुत्री थी सुशीला देवी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको अगर याद होगा 1939 में जब आंदोलन खड़ा हुआ था तो उस समय भी नारायण देवी ने गिरफ्तारी दी थी। लेकिन उस समय नारायण देवी की जो साथ में उनकी जो पुत्री थी जिसने गिरफ्तारी दी थी, उसका नाम था विद्यार्थी स्नेहलता। और 1942 का जो आंदोलन हुआ है इसमें जो नारायण देवी के साथ में आप गिरफ्तारियां दे रहे हैं, एक प्रकार से बंदी बन रहे हैं। एक तो उनके पुत्र आपके दीनबंधु और एक उनकी दूसरी पुत्री जिसका नाम विद्यार्थी आपके सुशीला। और रोचक बात यह है विद्यार्थियों, यह सुशीला देवी जी वही है जिनका विवाह बाद में शिवचरण माथुर के साथ हुआ। शिवचरण माथुर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं। शिवचरण माथुर राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और 1985 के जो चुनाव हुए थे उस समय जो मानसिंह हत्याकांड से जुड़ी जो घटनाएं थी लीग के अंतर्गत, फिर उन्हें एक प्रकार से विवादों के चलते उन्होंने त्यागपत्र भी दिया था। इस तरह से जो सुशीला है इन्हीं का विवाह विद्यार्थी शिवचरण माथुर के साथ हुआ था। तो शिवचरण माथुर भी हमें इस 1942 के आंदोलन में भाग लेते नजर आएंगे। जब कोटा और ये गुना के आसपास एक वो रेलवे स्टेशन होता है, पटरियां होती है, उनको ये आपके डायनामाइट से उड़ा देते हैं। तो जो आप जिन मुख्यमंत्रियों को आप पढ़ते हो ना, वे मुख्यमंत्री भी हमें उस समय की आपके जो राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं हैं उसमें भाग लेते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे किस प्रकार से चीजें आपको बदल रही है। प्यारचंद बिश्नोई ने गिरफ्तारी दी, प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी ने भी गिरफ्तारी दी, रमेश चंद्र व्यास उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी दी, बलवंत सिंह मेहता के बारे में पढ़ चुके हैं, मोतीलाल तेजावत के बारे में पढ़ चुके हैं, रंगलाल मारवाड़ी, हमने रंगलाल मारवाड़ी के बारे में उस समय पढ़ा था जब बंबई के अंदर वो गिरफ्तारी दी थी 1939 के आंदोलन में, फिर से यहाँ पर गिरफ्तार हो रहे हैं।
इस प्रकार से विद्यार्थी 1942 के आंदोलन के अंतर्गत कई सारी गिरफ्तारी हमें मेवाड़ प्रजामंडल या मेवाड़ रियासत के अंदर मिल रही है। जब 1942 का ये आंदोलन हुआ था तो उसकी सबसे एक प्रकार से विचित्र घटना विद्यार्थियों नाथ द्वारा में हमें दिखाई देती है। नाथ द्वारा के अंदर भी 1942 की जो आपके अगस्त क्रांति उसका प्रभाव दिखाई देता है। जब राजेंद्र सिंह और नरोत्तम चौधरी, दो नाम आप याद रखेंगे, एक अजीब सी घटना हुई है। राजेंद्र सिंह चौधरी और नरोत्तम चौधरी, इन दोनों ने विद्यार्थियों क्या किया, वहां पर महारानी विक्टोरिया की प्रतिमा लगी थी उस गुलाब बाग के आसपास में, और उस प्रतिमा पर कालिक पोतने का काम इन्होंने किया था और उस प्रतिमा पर लिख दिया था क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, और बाद में इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो नाथ द्वारा के अंदर भी इस प्रकार से हमें भारत छोड़ो आंदोलन के एक प्रकार से जो घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आती है। तो आप देखेंगे कैसे 1940 में घटनाएं घटित हुई, कैसे राज्य और प्रजामंडल के बीच समझौते के प्रयास हो रहे हैं, और उस प्रयासों में हम देखते हैं कि प्रजामंडल को एक प्रकार से वैधानिक संस्था मान लिया जाता है। फिर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन भी होता है, और 1942 की जो अगस्त क्रांति है उस लहर के अंदर किस तरह से मेवाड़ प्रजामंडल भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रही है, और उसे सहभागिता की प्रक्रियाओं के दौरान कई सारे व्यक्तित्व हमें गिरफ्तार होते हुए नजर आते हैं। कई सारे व्यक्तित्व ने अलग अलग स्तरों पर कार्य करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है इस आंदोलन के समय। लेकिन गिरफ्तारियां हो चुकी है, अब इस आंदोलन को मेवाड़ के अंदर रोके कैसे? तो मेवाड़ सरकार ने क्या किया, कुछ ऐसे ग्वालियर के आपके हम कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी जन नेता थे जो माणिकलाल वर्मा के मित्र थे। उन ग्वालियर के नेताओं को जेल भेजा गया और कहा कि वार्ता करके माणिकलाल वर्मा जी को समझाइए कि उस आंदोलन को शांत करें, लेकिन ये असफल हो गया। इसके बाद में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राष्ट्रीय स्तर के नेता, आपने चक्रवर्ती जब आप पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम आपने खूब सुना होगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको भी आपके माणिकलाल वर्मा से वार्तालाप करने के लिए, समझौता करने के लिए जेल भेजा जाता है ताकि आंदोलन को शांत किया जा सके। लेकिन माणिकलाल वर्मा ठहरे एक प्रकार से राजनीतिक, वो हर स्थिति को समझते थे। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मैंने नहीं की, ये राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने की है। भारत छोड़ो आंदोलन देशी रियासतों के खिलाफ नहीं है, भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध है। तो जिस आंदोलन को मैंने शुरू नहीं किया उस आंदोलन को मैं शांत कैसे कर सकता हूँ? और रही बात दूसरी रियासत की, तो ये आंदोलन रियासत के खिलाफ तो ही नहीं, तो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ है। जब राष्ट्रीय स्तर के नेता इस आंदोलन का स्थगन कर देंगे तो अपना आप ही मेवाड़ के अंदर भी इस आंदोलन का स्थगन हो जाएगा। इस प्रकार से जो आंदोलन स्थगित करने के लिए राजनीतिक चतुराई मेवाड़ सरकार की ओर से दिखाने का प्रयास किया गया, वो प्रयास भी कहीं हमें सफल होता हुआ नजर नहीं आता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हम देखेंगे कि कई सारी घटनाएं हमें 1940 से 1942 के बीच में घटती हुई नजर आती है। बातें सामान्य है, एक दो बार पढ़ेंगे, एक दो बार इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगी। और अगर याद नहीं होती तो भी कोई आपको तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि याद नहीं होते हैं तो हम 3 4 बार 5 बार चीजों को पढ़ते हैं तो फिर वो स्थायी रूप से हमारे दिमाग में स्थापित हो जाती है, फिर हमें याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये चीजें हैं। तो अब 1942 की इस अगस्त क्रांति के बाद में किस प्रकार से घटनाएं मेवाड़ के अंदर घटित हुई है, कैसे चीजें आगे बढ़ रही है, उन सारी बातों को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। 1942 के बाद में 1943 जैसे आता है तो हमें ये जो राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी समाप्ति के हमें अंश दिखाई देते हैं। और उसके उपरांत धीरे धीरे विद्यार्थियों, जो आपके राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जिनको गिरफ्तार किया गया है, उन सभी को एक एक करके आपके रिहा कर दिया जाता है। लेकिन अब 1942 के बाद की जो स्थितियां रहेगी हम उन पर विचार करेंगे, उनको देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों, जैसे ही राजनीतिक जो बंदी है, विभिन्न प्रकार के जो आपके कार्यकर्ता हैं, जन नेता है, जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को फिर रिहाई हो जाती है, इसी प्रकार धीरे धीरे स्थानीय स्तर पर मेवाड़ सरकार भी स्थानीय कार्यकर्ता जो इस आंदोलन में भाग ले रहे थे उनको भी रिहा कर दिया गया है। लेकिन रिहाई के उपरांत हम देखते हैं सीधे ही एक प्रकार से प्रजामंडल वापिस राजनीतिक गतिविधि की ओर नहीं जाता है, क्योंकि लोगों को फिर से एकत्रित करना है और लोगों को फिर से एकत्रित करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वह रचनात्मक कार्य। आप रचनात्मक कार्य करो, ऐसे कुछ काम करो जिससे लोगों के अंदर एक प्रकार की उत्सुकता बढ़े, लोगों के अंदर फिर से विचार प्रक्रिया बढ़े और लोग फिर से आपके एकजुट हो जाए। महात्मा गांधी भी अपने आंदोलनों के समय इसी रणनीति का इस्तेमाल करते थे। जब आंदोलन लंबा चलने लग जाता था तो वो समझते थे कि लोगों को लंबे समय तक आंदोलन के अंदर सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो सकती,
तो लोगों के अंतर्गत एक प्रकार से राजनीतिक अधिकारों के प्रति जो उत्सुकता है बनाए रखने के लिए फिर वो रचनात्मक कार्यों का सहारा लेते थे। हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसने भी 1942 के बाद में रचनात्मक कार्य करना शुरू किया और जगह जगह पर जो चरखा है और जो सूत काटने की जो प्रक्रिया है उसको शुरुआत की गई, क्योंकि चरखा और सूत ये राष्ट्रवाद का प्रतीक था। फिर उस समय मेवाड़ के अंतर्गत विद्यार्थियों बाढ़ भी आई थी, तो इस समय जो मेवाड़ प्रजामंडल है उन्होंने एक बाढ़ सहायक समिति बनाई। वनडे एग्जाम के लिए हमारे लिए शायद ये सवाल आपके काम आ जाए। हम देखते हैं कि 1939 के अंतर्गत जब मेवाड़ में अकाल पड़ा था तो उस समय अकाल साहित्य समिति बनी थी। नंदलाल बोस और नारायण देवी ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन अब यहाँ पर देखो बाढ़ के बचाव के लिए बाढ़ सहायक समिति बनी, जिसके अध्यक्ष भवानी शंकर को, उसके उपाध्यक्ष भूरेलाल जी को बनाया गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, जो बाढ़ सहायक समिति है जो उसके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के पद पर तो भवानी शंकर नियुक्त किए जा रहे हैं और जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो उपाध्यक्ष बन रहे विद्यार्थी भूरेलाल भैया। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। वनडे एग्जाम में कई बार ऐसे छुपे प्रश्न पूछ लेते हैं तो दोनों अब हो जाएगा। 26 जनवरी 1945 मेवाड़ के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, क्योंकि हमने लाहौर अधिवेशन से ये तय कर लिया था कि 26 जनवरी 1930 से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और उसी की क्रियान्विति के रूप में 26 जनवरी 1945 को मेवाड़ के अंदर भी आपके स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड को याद करने के लिए, अपने शहीदों को नमन करने के लिए राष्ट्र सप्ताह मनाया जाता है। अगस्त के महीने में तिलक जयंती मनाई जाती है। एक प्रकार से 8 या 9 अगस्त जब हमारे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसकी याद में फिर से राष्ट्र सप्ताह आपके मेवाड़ प्रजामंडल मनाती है। इन सभी कार्यों का एकमात्र यही उद्देश्य था, आने वाले समय में लोगों को फिर से एकजुट करना, आने वाले समय के जो आंदोलन है उसके लिए पहले से लोगों को तैयार करना। 1945 और 46 में एक अभूतपूर्व घटना घटी मेवाड़ के अंदर। 31 दिसंबर 1945 से लेकर 1 जनवरी 1946 के बीच में जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है उसका अधिवेशन उदयपुर में होता है और उस अधिवेशन की अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे। और जवाहरलाल नेहरू के साथ में यहाँ पर विद्यार्थियों एक राष्ट्रीय स्तर के और नेता आए थे। शेर कश्मीर के रूप से जिन्हें जाना गया है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला की यहाँ आगमन हुआ था। और अभी हम देखेंगे कि इस अधिवेशन का फायदा क्या हुआ, लेकिन इस समय कुछ और रोचक घटनाएं घटित हुई। कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू अपनी कार से जब ब्यावर से अजमेर की ओर जा रहे थे तो कुछ डाकुओं ने उनका रास्ता रोक लिया था। तो पहले तो घबराहट हुई और जैसे ही वो डाकुओं का ग्रुप इनके सामने आया तो बंदूक की नोक पर डाकुओं ने जवाहरलाल नेहरू को पैसे दिए और ये कहा कि आप उन पैसों को स्वीकार करें और राष्ट्रीय आंदोलन गतिविधि उनको लगाए। बड़ी विचित्र सी घटना घटित हो गई इस समय कि डाकू तो लूटने वाला काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बंदूक की नोक पर उल्टे पैसे दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप राष्ट्रीय गतिविधियों में इन पैसों का इस्तेमाल करें। तब कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन पैसों को लेना स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये हत्या, डकैती, चोरी के पैसे को इस्तेमाल नहीं करते। पवित्र काम है देश को आजाद करवाना, तो उसमें धन भी पवित्र ही होगा। जो डाकुओं का ग्रुप था ना, उस डाकुओं ग्रुप के जो मुखिया थे उनका नाम था लक्ष्मण सिंह खरवा। कहीं पूछे जाएंगे मेरे हिसाब से कभी न कभी ऐसे सवाल, और ना भी पूछे जाए तो हमें याद रखना चाहिए अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो। लक्ष्मण सिंह खरवा उस आपके एक प्रकार से जो गिरोह था डाकुओं का, उनके मुखिया थे। लेकिन आप जानते हो, आप अजमेर के अंतर्गत पढ़ते हो कि एक व्यक्ति मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो अजमेर से आपके एक तरीके से संविधान सभा के अंतर्गत नियुक्त हुए थे। मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने फिर आपके जवाहरलाल नेहरू को कहा कि ये लक्ष्मण सिंह खरवा डाकू नहीं है, जो अजमेर और ब्यावर के आसपास जिन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, राव गोपाल सिंह खरवा उन्हीं के परिवार से आते हैं। लेकिन मजबूरी के चलते उन्होंने इस प्रकार का रास्ता अपनाया है। ये गरीबों को नहीं लूट रहे, ये ब्रिटिशों उनके समर्थित व्यक्तियों पर आपके हमला करते हैं। तब जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बात समझ में आई और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लक्ष्मण सिंह खरवा के द्वारा दिए गए 10,000 रुपए की थैली को आपके स्वीकार कर लिया। तो याद रखना, लक्ष्मण सिंह खरवा ने जवाहरलाल नेहरू को कितने रुपए भेंट किए थे? आपके 10,000 रुपए। राशि महत्वपूर्ण नहीं, जो प्रक्रिया हो रही है, जो विचार हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। आप उसको याद रखें। ऐसा नहीं कि बच्चे की तरह रट ले 10,000 रुपए, राशि कहीं नहीं पूछते। पर आपको ध्यान रखना कि ऐसी गतिविधियां भी होती है। चीजों को जोड़िए और समझिए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय जब राजस्थान में आए थे तो आपको पता होना चाहिए इस समय शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने जोधपुर की भी यात्रा की थी। जोधपुर के शासक उमेद सिंह ने इनका स्वागत किया, रात्रि भोज दिया
और इंडियन नेशनल कांग्रेस को आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए 25,000 रुपये आपके एक प्रकार से भेंट दी। और चर्चा का विषय तब बन गया क्योंकि सम्मेलन मेवाड़ के अंदर हो रहा है। मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को राष्ट्रीय गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए 25,000 रुपये का आपके दान दिया था। तो आप इस स्थिति को सोचे हैं, एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन जब एक क्षेत्रीय स्तर पर होता है तो कितनी सारी घटनाएं बदलती है। जनता के अंदर उत्तरदायी शासन की मांग तेजी से बढ़ती है। प्रजा के अंतर्गत लोकप्रियता राजनीतिक अधिकार लेकर चरम पर जारी है। ऐसे कई सारे व्यक्तित्व हैं जो हमें शासक की भूमिका में नजर आ रहे हैं, ब्रिटिशों के समर्थक नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक विचार प्रक्रिया स्थापित हो रही है कि आने वाला समय हमारा नहीं होगा, आने वाला समय लोकतांत्रिक संस्थाओं का होगा, आने वाला समय यहाँ के जन नेताओं का होगा। आने वाले समय के अंतर्गत हमारे रिश्ते उनसे बेहतर हो, हमारे संबंध उनसे बेहतर हो, तो क्यों ना उन बेहतर संबंधों को स्थापित करने की प्रक्रिया आज से ही शुरू कर दें। सबको पता था 1945-46 में तो ये तय हो चुका था कि आने वाला समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का होगा। उन्हीं से जुड़े नेता आने वाले समय में देश की शासन स्थिति को संभालेंगे, तो हर कोई उनके साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहता था। और उन संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया में इस प्रकार की भेंट आपके भोपाल सिंह और उमेश सिंह जी द्वारा दी जा रही है। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक होने वाले अधिवेशन ने हमारे क्षेत्रीय राजनीति को बदल कर रख दिया। और आपको अब जानकर आश्चर्य होगा कि इसका एक फायदा यह भी हुआ कि मेवाड़ के शासक जो गोपाल सिंह है, उन ठाकुर गोपाल सिंह के नेतृत्व में मई 1946 की बात है ये, मई 1946 के अंतर्गत गोपाल सिंह के नेतृत्व में एक विधान निर्मात्री समिति गठन कर दिया जयपुर उदयपुर के अंदर। और इस विधान निर्मात्री समिति का गठन करने के पीछे उद्देश्य था, इस समिति को कहा गया कि आप अध्ययन कीजिए और उत्तरदायी शासन के लिए हमें सुझाव दीजिए। फिर गोपाल सिंह जी के नेतृत्व में गठित इस समिति ने सुझाव दिया कि मेवाड़ के अंतर्गत उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दो और मेवाड़ का संविधान कैसा होना चाहिए इसके लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करो, उसमें जन नेताओं को शामिल करो ताकि मेवाड़ के अंतर्गत एक लोकप्रिय संविधान बन सके और उस लोकप्रिय संविधान के अनुसार मेवाड़ का शासन संचालित हो सके। हालांकि बाद में इससे गोपाल सिंह जी के नेतृत्व बनी समिति का सुझाव सरकार ने नहीं माना, वो एक अलग बात है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि संविधान निर्माण करने के लिए भी समिति गठित की जा रही है, उत्तरदायी शासन किस प्रकार से स्थापित हो इसके लिए भी समिति गठित की जा रही है। 46 का वर्ष है, सितंबर का महीना है, तो हम सब जानते हैं राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी उठापटक हमें देखने को मिलती है। अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राष्ट्रीय व्यक्तित्व चर्चा का विषय बन चुके हैं। रियासतों के अंदर उठापटक नजर आ रही है। संविधान सभा का निर्माण हो चुका है। संविधान सभा के अंतर्गत रियासतों की सीटें निश्चित कर दी गई है। और इसी उठापटक में हम देखते हैं मेवाड़ की सहभागिता। मेवाड़ ने भी संविधान सभा में कुछ व्यक्तियों को नामित किया है। एक तो जो माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा उनको चुना गया। इसके बाद में जो बलवंत सिंह मेहता है उनको चुना गया। और इसके बाद में जो चक्रवर्ती आपके माफ कीजिए आपके विजय राघवाचारी, इनको आके एक प्रकार से मेवाड़ से संविधान सभा के अंदर नियुक्त किया गया। माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और विजय राघवाचारी जो वहां के प्रधानमंत्री भूमिका भी निभा रहे थे, इन तीनों को मेवाड़ से आपको क्या किया गया, संविधान सभा के अंदर सदस्य के रूप में नामित कर दिया गया। एक यहाँ पर विद्यार्थियों समस्या तब आई जब दरबार के अंतर्गत निरंतर षड्यंत्र रचे जा रहे थे और उन षड्यंत्रों से परेशान होकर विजय राघवाचार्य ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो फिर जो राव मनोहर सिंह है वेदला के ठाकुर, इनका नाम थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा हूं याद रखें, क्योंकि हमने जब पर एकीकरण की प्रक्रिया पढ़ी थी तब हमने मनोहर सिंह के बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो जो वेदला के ठाकुर राव मनोहर सिंह है उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया है। किनकी जगह पर प्रधानमंत्री बनाए, तो विजय राघवाचार्य की जगह पर आपके प्रधानमंत्री बने। और हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात यहाँ एक और भी, गोपाल सिंह ने एक वैधानिक सलाहकार की नियुक्ति की है और उनका नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और यह सवाल पूछा गया था, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी वही हैं जिन्होंने मेवाड़ रियासत के लिए संविधान की रचना की। तो मेवाड़ रियासत के अंदर संविधान निर्माण करने का श्रेय किस व्यक्तित्व को दिया जाता है, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जिनकी नियुक्ति भोपाल सिंह ने वैधानिक सलाहकार के रूप में की थी। और अब कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने ही विद्यार्थी मेवाड़ का संविधान बनाया है। और हम देखते हैं कि प्रताप जयंती मई 1947 को प्रताप जयंती के अवसर पर फिर इस संविधान को आपके लागू भी कर दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं कैसे
राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं से कैसे आम लोगों के प्रतिरोध के कारण इस तरह से आपके संविधान निर्माण की बात तक आ चुकी है। माणिकलाल वर्मा और हीरालाल कोठारी को कुछ समय के लिए प्रजामंडल की ओर से राजा को सलाह देने वाली जो परामर्शदात्री समिति होती है उसके अंदर भी नियुक्त किया जाता है। अब प्रजामंडल के व्यक्तित्व कहीं न कहीं राजा को सलाह देने के लिए जो संस्था बनी हुई होती है उसके अंदर भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए नजर आते हैं। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने जो आपके बनाया है संविधान, ये पूर्ण रूप से प्रजामंडलों को अपने अनुकूल नहीं लगा। उनको लगा कि इसमें कहीं ना कहीं जो महाराजा है, जो जमींदार है, जो सामंतवादी प्रक्रिया है, उसकी भी बात इसमें की गई है, पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित नहीं। तो प्रजामंडल ने इस संविधान का विरोध किया। माणिकलाल वर्मा ने कहा था कि मेवाड़ कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के परामर्श पर नहीं चलेगा। इससे पहले भी राघवाचार्य ने 2 संविधान बनाने की कोशिश की, जिसमें से एक संविधान रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है, दूसरा संविधान आपके पिछला जेल में डाल दिया गया है। अब ये तीसरा संविधान किस जेल में डाले इसके बारे में भी हमें महाराजा बता दे। ये बात कहते हुए माणिकलाल वर्मा और मेवाड़ प्रजामंडल ने कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा स्थापित इस संविधान का विरोध कर दिया। एक रोचक घटना इस संविधान की विरोध करने की ये भी थी, इस संविधान के अंदर एक भाग था आपके 3, कहीं याद नहीं रखें भाग तो कुछ नहीं पूछेंगे आपसे ऐसा, लेकिन उस भाग 3 में एक बात बड़ी रोचक लिखी गई थी। उसमें यह बात लिख दी गई थी कि अगर वर्तमान महाराजा मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, अगर वो शासन सही प्रकार संचालित नहीं कर सकता है तो उसे जो राज समिति उसके पद से हटा सकती है। भोपाल सिंह जी को लगा कि ये जो बात है संविधान जो लिखी गई है राजा को हटाने वाली, कहीं उसके खिलाफ भी आपके इस्तेमाल ना हो जाए, क्योंकि जो उनके पुत्र थे विद्यार्थी आपके भगवत सिंह, कहीं ना कहीं उनके रिश्ते उनसे इतने मजबूत नहीं थे और भगवत सिंह के रिश्ते कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी से बड़े अच्छे थे। तो भोपाल सिंह को लगा कि ऐसा तो नहीं है कि कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और भगवंत सिंह आपस में मिलकर इस बात को इसलिए इसमें रखा है ताकि भविष्य में भोपाल सिंह जी खुद को वहां से हटा दे और राजा भगवंत सिंह बन जाए। तो इस वजह से बड़े आपके तनाव में रहने लगे थे भोपाल सिंह जी एक समय। तो फिर कहते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने जब आपके भोपाल सिंह जी को सलाह दी कि आप ऐसा करो कि जो उस धारा के अंदर एक बदलाव कर दो और उस धारा में लिख दो कि जो बात लागू होती है ना राज समिति वाली, राजा को हटाने वाली, ये बात वर्तमान राजा पर लागू नहीं होती। और ऐसा हुआ भी कि अगर राजा अस्वस्थ हो शारीरिक या मानसिक रूप से तो उसे राज गद्दी से हटाया जा सकता है, राजपद से हटाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात वर्तमान शासक भोपाल सिंह पर लागू नहीं होती है। ये बात संविधान में जोड़ दी गई और ये बात कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को पसंद नहीं आई, इसलिए कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, जून 1947 की बात है। और इसके बाद में तो फिर भोपाल सिंह जी ने, हम सब जानते हैं कि जो रामा मूर्ति जी है उनको अपना एक प्रकार से दीवान बनाया, तो एक नया नाम आया और आपके सामने, और हमने एकीकरण की प्रक्रिया में भी इनका नाम अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो अब रामा मूर्ति जी को विद्यार्थी क्या किया गया, आपके दीवान बना दिया गया है, एक प्रकार से सलाहकार बना दिया गया है। और ये सारी घटनाएं घटित होती है तो उस समय हम सब जानते हैं रियासतों में एक प्रकार से उठापटक चली रही थी। पाकिस्तान रियासतों को अपनी ओर मिलाना चाह रही थी, भारतीय संघ रियासतों को अपनी ओर मिलाना चाह रही थी, रियासतों को अंग्रेजों ने स्वतंत्र रहने का अधिकार भी दे दिया था। तो रियासतों में एक प्रकार से उठापटक थी और उस पूरे उठापटक को हमने राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया में पढ़ा है। लेकिन फिर भी संक्षिप्त अगर बात करेंगे तो फिर अंत में 9 अगस्त 1947 को मेवाड़ के राणा भोपाल सिंह ने भारतीय संघ में विलय पर अपनी सहमति दे दी, अपने हस्ताक्षर कर दिए। तो 9 अगस्त 1947 को आज़ादी से पहले ही जो मेवाड़ रियासत है, जो गौरवशाली रियासत है, जो हमारे राजस्थान की प्राचीनतम रियासत है, उसने भारतीय संघ में विलय पर अपनी सहमति प्रकट कर दी। ये एक प्रकार से प्रजामंडल की बहुत बड़ी जीत थी, जहाँ एक राजनीतिक, एक राजशाही प्रक्रिया के जो प्रतीक है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल होना जा रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये परिवर्तन कोई एक दिन में नहीं हुआ, कोई एक समय में नहीं हुआ, इसके लिए लंबा संघर्ष लड़ना पड़ा है हमारे राजनेताओं को, हमारे जननेताओं को। और जब राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो हम देखते हैं कि जो तीसरा चरण था 18 अप्रैल 1948 वाला, वृद्ध राजस्थान वाला, माफ कीजिए संयुक्त राजस्थान वाला, और उस संयुक्त राजस्थान में 18 अप्रैल 1948 को फिर मेवाड़ को भी राजस्थान के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। और जैसे मेवाड़ जैसी प्राचीन रियासत राजपूताना या राजस्थान की उस एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल हुई तो फिर मेवाड़ का जो स्वतंत्र अस्तित्व हमें समाप्त होता नजर आया। तो इस तरह से विद्यार्थी मेवाड़ प्रजामंडल को पढ़ा जाता है। अब जब ये क्लास आप देखेंगे तो उस क्लास के बाद आप अपने आप से एक सवाल पूछें
सवाल पूछना जरूरी भी है। क्या केवल 24 अप्रैल 1938 याद रखना जरूरी है? क्या बलवंत सिंह मेहता जो इसके पहले अध्यक्ष बने केवल वो याद रखना जरूरी है? या फिर जो इसके मंत्री सचिव बने माणिकलाल वर्मा वो याद रखना जरूरी है? या फिर उनके उपाध्यक्ष बने बुरुलाल भैया वो याद रखना जरूरी है? अगर मैं आपसे कहूँ ये सारी बातें कोई याद रखना जरूरी नहीं है, समझ में आने वाली बात यह है कि आपको सारी प्रक्रिया समझ में आनी चाहिए, सारी प्रक्रियाओं का आपको ध्यान होना चाहिए। कैसे आपके राणा भोपाल सिंह से होते हुए राणा फतेह सिंह से होते हुए राणा भोपाल सिंह तक राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी है, किस प्रकार से समय समय पर, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो जनजातीय आंदोलन हो, चाहे वो सामाजिक आंदोलन हो, चाहे वो राजनीतिक आंदोलन हो, हर गतिविधि ने लोगों को एकत्रित करने का काम किया, हर गतिविधि ने लोगों को एकजुट करने का काम किया। उन्हीं एकजुटता के अंतर्गत उन्हीं एक प्रकार से समर्थित व्यक्तियों ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की है। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होने के बाद लगातार स्थितियां बदली है। राजनीतिक स्थिति में राष्ट्र स्तरीय घटनाओं से मेवाड़ कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है और उन सारी प्रभावित होती प्रक्रियाओं में ही हमें मेवाड़ के अंतर्गत लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं स्थापित होती हुई नजर आती है, लोकतांत्रिक संस्थाएं स्थापित होती हुई नजर आती है। अब 2 पीरियड आपके 2 क्लासें जरूर लग गई है, और पर इन दोनों क्लासों को आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपना आप से संतुष्ट हो जाएंगे। निश्चित तौर पर आप आपके अंदर एक हीन भावना नहीं आएगी कि मैंने क्या पढ़ा है। हम केवल फैक्ट पढ़ते हैं तो एक समय हमारे दिमाग भी उन तथ्यों को याद करने के लिए मना कर देता है। और हम जब तथ्य पढ़ते हैं ना, बार बार एक तथ्य को 20 बार पढ़ते हैं ना, तब एक समय ऐसा भी आता है हमारे जीवन में कि हम अपना आप से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ और कैसे पढ़ रहा हूँ। आपने 10 बार पढ़ दिए 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, 10 बार पढ़ दिया आपने इस चीज को, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। ना मुझे 24 अप्रैल 1938 की पहली वाली घटनाएं समझ में आ रही है, ना मुझे 24 अप्रैल 1938 की बाद वाली घटनाएं समझ में आ रही है। केवल मैं एक बीच की लाइन क्यों याद कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, तो उसका कोई उत्तर आपको नहीं मिलेगा। समय लगे कोई दिक्कत नहीं, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर प्रक्रिया को समझने की एक समझ होनी चाहिए कि हमें पढ़ना है तो विस्तृत पढ़ना है, गहन पढ़ना है, चाहे सवाल आए चाहे ना आए, लेकिन पढ़ाई ऐसे करेंगे कि हमें आत्मसंतुष्टि हो जाएगी। और जब व्यक्ति को पढ़ते वक्त आत्मसंतुष्टि होती है तो जाहिर सी बात है जब सवाल भी आता है तो वो उसके क्षेत्र से बाहर नहीं होता है, उस सवाल से वो डील कर लेगा। चाहे वह सवाल आपके वस्तुनिष्ठ हो, चाहे फिर सवाल आपके RS मेन जैसी परीक्षा पर लिखित सवाल। तो मुझे उम्मीद है मैंने ठीक ठाक आपको पढ़ा लिया है और आपको ठीक ठाक चीज समझ में भी आ गई होगी। नहीं आई तो 1-2 बार और पढ़े, कुछ चीजें छूट गई आपको ऐसा लग रहा होगा अभी भी, तो आप अपनी किताबों का सहारा लें। मेरी क्लास देखने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप किताब पढ़ो। किताब पढ़ने से क्या, वीडियो देखने से, क्लास देखने से केवल एक बाहरी खाका आपको समझ में आता है और कुछ नहीं होता। एक चीज आपके प्रति आपकी समझ विकसित हो जाती है, लेकिन किताब पढ़ते हो ना तो वो समझ आपको उस स्थान पर लेके जाएगी जहां आपको सफलता नजर आ जाती है। तो क्लासें देखें, लेकिन क्लासों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किताबों को पढ़ें। तो किताबें पढ़िए, नई नई चीजों को ढूंढने का प्रयास कीजिए, उसके प्रति रुचि रखें। अगली क्लास में हम कोई नया प्रजामंडल पढ़ेंगे, उनको आप अच्छे से जो पढ़ा दिया है उनको अच्छे से पढ़े। अब हमने जो 4 प्रजामंडल पढ़े हैं ना, जितना समय हमें लगा ना उतना ही समय अन्य प्रजामंडल पढ़ने लगेगा। तो हमें बाकी के जितने प्रजामंडल हैं आपके जो 13-14 प्रजामंडल हैं उनमें हमें इतनी क्लासें लगेगी जितने हमने 4 प्रजामंडल पढ़े। तो अब छोटे प्रजामंडल है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसको, तो हम अगली वाली क्लासों में प्रजामंडल लेकर आएंगे। तब तक आप जो पढ़ाई उसको आराम से पढ़ें। धन्यवाद।